नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण विचारों के अवलोकन में एल्कलिनिटी और पीएच कंस्ट्रेंट्स। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पीएच और एल्कलिनिटी कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले ये दोनों फैक्टर हैं किसी भी एक्वाकल्चर सिस्टम में। पीएच पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप है। ये दर्शाता है कि पानी किस हद तक अम्लीय है या क्षारीय है। ये पिक्चर देखिए, 7 पीएच जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है और जैसे जैसे हम ज़ीरो की तरफ जाते हैं वो एसिडिक होता जाता है। यानी कि 0 पीएच वाला पानी ज़्यादा एसिडिक होगा, 3 पीएच वाला पानी कम एसिडिक होगा। इसी प्रकार एल्कलिनिटी की तरफ जाते हैं तो ये 14 है इसका हाईएस्ट रीडिंग, ये सबसे ज़्यादा एल्कलाइन है। तो 14 पीएच वाला पानी ज़्यादा एल्कलाइन होगा, 11 या 12 पीएच वाला पानी कम एल्कलाइन होगा। ये दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल हुए जाने वाली चीज़ें हैं जिनसे आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि किस चीज़ का पीएच कैसे होता है। पानी का पीएच 7 होता है और मिल्क का पीएच 6, कॉफ़ी 5, शराब 4, सिरका 3, नींबू 2 और पेट में जो एसिड बनता है पाचन के लिए आमाशय में, उसका पीएच 1 और एसिड का पीएच HCl का 0। इसी तरह 14 की तरफ चलते हैं तो ब्लड का पीएच 8, बेकिंग सोडा का 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, अमोनिया 11, साबुन 12, ब्लीच 13 और ड्रेन क्लीनर का पीएच 14 होता है। ये आपके एक रेफरेंस के लिए। पानी का पीएच कई अन्य जल गुणवत्ता मानकों को और कई जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं की दरों को प्रभावित करता है। जैसे अमोनिया किसी खास पीएच पर टॉक्सिक नहीं होगा, लेकिन उसी कंसंट्रेशन का अमोनिया अगर पीएच बढ़ेगा तो टॉक्सिक हो जाएगा। और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें पीएच अगर 7 से नीचे गिरता है तो प्रक्रिया का रेट कम हो जाता है। इस प्रकार रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में पीएच की निगरानी करते रहना और पीएच को नियंत्रित करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर माना जाता है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, इसीलिए अनुकूल रिजल्ट नहीं आते। क्षारीयता अम्लता यानी कि हाइड्रोजन आयनों को बेअसर करने के लिए पानी की क्षमता का एक उपाय है। जैसे बाइकार्बोनेट आयन या कार्बोनेट आयन, ये अधिकांश जल में क्षारीयता के मुख्य आधार या स्रोत होते हैं। कम क्षारीय पानी की तुलना में अधिक क्षारीय पानी पीएच परिवर्तन के खिलाफ अधिक मजबूती से बफर करता है। यानी कि एक बफरिंग कैपेसिटी होती है पानी की, जो पीएच के फ्लक्चुएशन को रेजिस्ट करती है, होने नहीं देती है। तो अगर एल्कलिनिटी ज़्यादा है तो ये क्वालिटी पानी का मेंटेन रहता है, जिससे कि बड़े ही अनुकूल प्रभाव होते हैं और मछलियों के उत्पादन में बढ़िया फ़र्क पड़ता है। पीएच और एल्कलिनिटी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसा कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस आपने पहले भी सुना होगा, हमने भी इस पर वीडियो डाला है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो होता है वो एक एसिड बनाने की प्रक्रिया है। चूँकि अमोनिया नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और इसी दौरान जो है हाइड्रोजन आयन बनता है। ये डबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये उसका पहला चरण होता है। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनियम या अमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन बनाता है और नाइट्राइट बनाता है। नाइट्राइट भी बहुत हानिकारक होता है, तो जो सेकेंड स्टेज का ऑक्सीडेशन होता है प्रोसेस, उसमें नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोस्पाइरा बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रेट जो होता है वो कम हानिकारक होता है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जैसे क्षारों के साथ जुड़ता है, उसकी क्षारीयता समाप्त होती जाती है और पीएच कम होता जाता है। 5 से नीचे का पीएच जो होगा वो मछली के लिए खतरनाक है और 7 से नीचे का पीएच, जैसा कि भी हमने पहली स्लाइड में बताया,
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की गतिविधियों को कम करेगा। अगर जो स्रोत आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्षारीयता कम है तो पीएच और क्षारीयता दोनों की निगरानी की जानी चाहिए और क्षारों को जोड़कर जो ऑप्टिमम क्षारीयता है वो मेंटेन रखना चाहिए। ऑप्टिमम क्षारीयता लगभग 100 ppm मान के चलिए, 100 ppm एज कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 100 मिलीग्राम प्रति लीटर। जो आमतौर पे उपयोग किए जाने वाले क्षार हैं उसमें हाइड्रेटेड चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है और सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल है। सोडियम बाइकार्बोनेट वो खाने वाला सोडा है जो हम लोग के किचन में भी रहता है। ये कुछ कंपाउंड हैं जिनको अगर आप इस मात्रा में डालें तो पीएच और एल्कलिनिटी में इतना बदलाव आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सोडियम कार्बोनेट को 6 ग्राम 100 लीटर में डालेंगे तो 0.7 से पीएच बढ़ेगा और एल्कलिनिटी 20 से बढ़ेगी। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट 15 ग्राम डालेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम डालेंगे 100 ml में तो 0.8 और 110 और 0.25 और 100 ppm से जो है क्षारीयता बढ़ेगी। ये आपकी जानकारी के लिए है। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके हम लोग क्षारीयता को मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, खास तौर से रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में भी। कुछ और भी प्रोडक्शन कंसिडरेशंस हैं, उनको भी जान लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें रीसर्कुलेटिंग जो सिस्टम है इसमें बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन में कहीं भी बहुत अच्छी तरह से उल्लेखित सफलताएं नहीं मिली हैं। सफल उत्पादन की अधिकांश रिपोर्ट उन उत्पादकों की ओर से आई है जो मछली को जिंदा या बर्फ लगा के स्थानीय आला बाजारों में पूर्त करते हैं। आला बाजारों का मतलब ये है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति वर्ग को विशिष्ट वस्तु बेची जाए, जिसको कि नीश मार्केट बोलते हैं। तो अगर आपकी मछली कुछ स्पेसिफिक है, अलग तरह की है, प्रीमियम क्वालिटी की है, तो आप उसे लोकल नीश मार्केट में बेचें, उच्च दाम पर बेचें, तो आपको जो है अच्छी सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका कारण है अन्य प्रणालियों की तुलना में इस रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर प्रणाली में जो पूंजी की लागत है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊंची है। और जब इसमें हम मछली का उत्पादन करते हैं तो मछली के उत्पादन में उच्च लागत के कारण ये उच्च कीमत वाले बाज़ार में ही अगर बेची जाएगी तभी आपको वित्तीय सफलता मिलेगी, ऐसा बिल्कुल रिपोर्ट से प्रतीत होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में प्रीमियम क्वालिटी की मछली आप उगाएं। रीसर्कुलेटिंग टेक्निक का उपयोग करने वाले जो निर्माता हैं वो आमतौर पर तालाब से जो मछली उत्पादन करने वाले लोग जहाँ पर बाज़ार में मछली बेचते हैं वहाँ पे प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि दोनों की जो पूंजी लागत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और वहाँ बेच करके आप जो है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में सफलता नहीं पा पाएंगे। विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले आला बाज़ार में रीसर्कुलेटिंग सिस्टम के जो उत्पाद हैं उनको जगह मिल रही है। जैसे बड़े बड़े मॉल हैं या और मार्केट्स हैं, वहाँ पर ही अगर आप बेचेंगे तो बहुत अच्छी सफलता आने की संभावना है। और जो आला बाज़ार की सफलता की कुंजी है वो बाज़ार के आकार की पहचान करना है और उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। जो भी आपका उनसे कमिटमेंट है उसे ज़रूर पूरा करिए। और ज़्यादातर केस में तो उल्टा देखा गया है कि जो नीश मार्केट का साइज़ है वो आपके प्रोडक्शन साइज़ को लिमिट कर देगा, क्योंकि अगर वहाँ आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो आप ज़्यादा उत्पादन करके क्या करेंगे? आपको कम ही उत्पादन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसी दूसरे मार्केट को जहाँ आप अपना सामान जा कर के बेच सके। रीसर्कुलेटिंग टेक्नोलॉजी में निवेश करने से पहले एक भावी एक्वाकल्चरिस्ट को एक चलते हुए अच्छे कमर्शियल सिस्टम का दौरा करना चाहिए। वहाँ पर तमाम क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जितना संभव हो उतना उस टेक्निक के बारे में सीखना चाहिए। उसके लिए आप ट्रैवलिंग करिए, उसके लिए आप ट्रेनिंग लेने जाइए अच्छी जगहों पर और पूरा वहाँ पर सीखिए, उसमें पैसा खर्च करिए। अगर आप 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसका 10% अगर आपको लगाना पड़े सीखने में तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि बगैर उसके आपका प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है। और उत्पादन शुरू करने का निर्णय लेने से पहले और जो आपकी उत्पादन इकाई है उसका क्या आकार होना चाहिए,
ये बाज़ार पर ही आधारित होना चाहिए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बाज़ार बहुत ज़रूरी है। अरे सेल नहीं होगी तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? बनाने को तो हम लोग हवाई जहाज़ भी बना लें, लेकिन बिकेगा कैसे, खरीदेगा कौन? तो इस बात को ध्यान रखिए, मार्केट का सर्वे कर लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, 2 पार्ट में है, उसको भी देख लें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम सब सिस्टम लगा लेंगे, सब अच्छे से करेंगे, बढ़िया से चलेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसे आएंगे नहीं। और बिकना ही नहीं है, अच्छे दाम पर बिकना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लागत लग के मछली का उत्पादन होता है। तो उम्मीद है आपने इससे कुछ बातें नई सीखी होंगी, समझी होंगी और कुछ नया हासिल किया होगा। तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आरएस के इक्विपमेंट्स और टूल्स के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।